हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के एडिशनल सैम्पल पेपर का हम सेक्शन नंबर ए पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी की। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, प्लस सीखेंगे कि उन क्वेश्चंस को आपने पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स आपने लिखने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन पर सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्या बोला है, चेक वेदर द 3 लाइन्स। देखो ये 3 लाइन्स हमें दी हुई हैं, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस गिवन बिलो। इक्वेशन से 3 लाइन्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। हमें बताना है कि जो ये तीनों लाइन्स हैं, चेक करके कि क्या ये तीनों हमारी एक ही कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्या बताया, आपको सबसे पहले क्या चेकआउट करना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, इतना आपको पता चल रहा है, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लाइन्स के बारे में। आपने लाइन्स की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है, सॉल्यूशन 3 मेथड से, ग्राफिकली और अलजैब्रिकली। और अलजैब्रिकली में हमारे पास 2 फर्दर मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, टोटल 3 मेथड्स पढ़े हैं, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो यानी कि जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई हैं, तो यानी कि हमें इन इक्वेशंस को कुछ ना कुछ करके किससे सॉल्व करना पड़ेगा, इन्हीं तीनों मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लो, ग्राफिकली इसके पॉइंट्स निकाल लो, इसके पॉइंट्स निकाल लो, इसके पॉइंट्स निकाल लो और तीनों को ग्राफ पर प्लॉट कर दो। ठीक है, बट वो जो है वो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। तो अब आपके पास क्या बात बचती है कि हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, वो पॉइंट्स हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे, तो ये अगर इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी, मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के, तो यानी कि ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसके पॉइंट्स आएंगे वही पॉइंट्स अगर इसके भी सेटिस्फाई हो जाएं, तो मीन्स लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मीन्स एक ही पॉइंट से पास करती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले पेपर अटेम्प्शन कैसे करेंगे, बाय एलिमिनेशन मैथड। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड से हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं किस मैथड से, बाय एलिमिनेशन मैथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला रूल क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सपोज हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तभी ये हमारी क्या बनेगी, 2 2 4 बन जाएगी। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अब उसके बाद हमने सपोज हमने इस इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। देखो मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है, हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम दोनों इक्वेशंस को। तो सेकेंड इक्वेशन में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इधर से क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4x से 4x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 2y में से माइनस का 3y, नया साइन चेकआउट करना है, 2 में से माइनस का 3y, यानी कि आंसर क्या आ गया, -y। ऐसे ही 2 और 5 कितना हो गया, 7, और साइन किसका आएगा हमारे पास, माइनस का। तो -y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या है ये हमारे पास, -y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अब जो ये y है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। ठीक है, सो y की वैल्यू आ गई 7। अब आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे, सपोज हमने y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 में,
एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से आता है, कैसे करते हैं, बस हम एलिमिनेशन के ही स्टेप्स फॉलो अप करें। तो क्या आ जाएगा 4x + 2 इंटू वाई की जगह पर क्या पुट करना है -7 और उसके बाद क्या है -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ से 4x प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा माइनस का, 7 2 = 14 -2 इज इक्वल टू 0, राइट। देन यहाँ पर क्या आ गया 4x 14 - 2 कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 16 इधर माइनस में है, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होकर के किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4x इज इक्वल टू 16 आ गया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/4 मतलब कि कितनी आ गई 4, ठीक है। अगर दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है, इतना तो आपने पढ़ा हुआ है ना कि दो लीनियर इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसी मेथड से निकालते हैं। दो इक्वेशंस का निकाल दिया, अब तीसरी इक्वेशन भी हमने बताना है कि उसी ही पॉइंट से पास करती है या नहीं करती। तो हम कैसे करते हैं, तीसरी इक्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। देखो इसको मैंने माना है फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरी सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड है और ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन नंबर 4, राइट। सो फोर्थ इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए 5 × x की जगह पर क्या पुट करेंगे 4 + 4 × y की जगह पर हम क्या पुट करने वाले हैं, y की जगह पे हम पुट करने वाले हैं -7 + 8 इज इक्वल टू 0। देन 5 4 तक कितना हो गया 20। देन यहाँ से क्या आ जाएगा -4 7 28 + 8, राइट। इसमें हम राइट हैंड साइड लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। जब भी हम प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को लेकर के इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, राइट। सो यहाँ पर क्या आ गया 20 + 8 कितना हो गया 28 - 28 दिस इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू, सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। देन लास्ट में आप अपनी एक लाइन बना करके लिख सकते हैं दैट ऑल द 3 लाइन्स, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं thus all the 3 lines represented by the equations given below intersect at a common point, ठीक है। इतना सेंटेंस आप लिख सकते हैं और अगर और छोटा करना है सेंटेंस को तो आप क्या लिख सकते हैं सिंपल thus all the 3 lines intersect at a common point। इतना पार्ट आप बीच का स्किप भी कर देंगे तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा thus all the 3 lines intersect at a common point, ठीक है, डन। इस क्वेश्चन को आप जरूरी नहीं है आप एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करें, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पर थर्ड में पुट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए और एक कॉमन पॉइंट आपका आ जाएगा, वहाँ से भी आप कह सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने क्या बोला है, शोन बिनो इज अ सर्कल विद द सेंटर ओ। एक सर्कल दिया है ओ सेंटर के साथ, एन क्यू इज अ टेंजेंट। देखो एन क्यू, ये एन क्यू जो है वो हमें एक टेंजेंट दी है, राइट। आपको पता है कि जब टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, मीन्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा 90 डिग्री का, राइट। हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल ओ क्यू एन। ये ओ क्यू एन जो ये वाला एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि देखो ये ट्राइंगल है ओ एन क्यू, राइट। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर हमें कोई भी 2 एंगल्स पता चल जाए, मतलब अगर किसी तरह से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें तो हम 180 वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, राइट। तो अब आप कॉन्सेप्ट को देखो कि हमारे पास क्या होता है। हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है कि जो यहाँ पर जो सर्कल के किसी और पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसका डबल एंगल कहाँ बनता है, सेंटर पर। मतलब इस एंगल का डबल एंगल कहाँ बनता है, सेंटर पर बनता है। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा
50 डिग्री का। अगर ये 50 डिग्री हो गया तो 180 का कॉन्सेप्ट यूज़ करके बहुत ईजिली हम ये वाला क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम लिखते हैं गिवन क्या है, देन हमें टू प्रूफ क्या करना है, देन हम उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, राइट। तो गिवन वाले सेंटेंस में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अ सर्कल विद द सेंटर O एंड NQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये पूरा पार्ट आपका किस में लिखा जाने वाला है, गिवन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप किसकी लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप टू प्रूफ की, और टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से ये वाला सेंटेंस दैट एंगल OQN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये किसका पार्ट बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा टू प्रूफ का पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाले स्टेप्स दोनों लिखने ना इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क क्वेश्चंस में आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें लिखने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन स्टेप्स के भी आपके मार्क्स होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, इतना भी अगर आप लिखाएंगे गिवन और टू प्रूफ भी, तब भी आपको 1 मार्क उस चीज़ का मिल जाएगा, राइट। तो अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के अंदर अभी मैंने आपको क्या समझाया, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, कि देखो ये वाली एक आर्क है हमारी NP, इस NP आर्क से इसके NP आर्क के दोनों एंड पॉइंट को मिला करके एक एंगल सेंटर पर बन रहा है, और इसी NP आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को मिला के एक सेंटर सर्कल के किसी और पॉइंट पर बन रहा है M पॉइंट पर। तो वो एंगल्स आपस में क्या होते हैं, डबल होते हैं। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल NMP इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। सेंटर के एंगल का नाम क्या है, NOQ, ठीक है। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसका नाम हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल NPQ, NMP कितना है 25 डिग्री, दिस इज इक्वल टू NOQ। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल NOQ, ठीक है। अब उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है सेंटेंस में कि शो योर आंसर एंड गिव द वैलिड रीजंस, क्योंकि ये जरूरी चीज़ है। अगर उन्होंने मेंशन नहीं भी किया तब भी आपको ब्रैकेट लगा के बिकॉज की हेडिंग लगा के, इस तरह से ये उल्टे 2 डॉट्स और ये होता है तो बिकॉज होता है। बिकॉज आप यहाँ पर अपना सेंटेंस लिखेंगे दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये एक आर्क है, एट द सेंटर, सेंटर का जो एंगल है वो डबल होता है किससे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इन ट्राइंगल ONQ ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों एंगल्स का नाम लिख दीजिए। सबसे पहला एंगल क्या है, NOQ, एंगल NOQ प्लस एंगल ONQ, एंगल ONQ प्लस एंगल ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल OQN, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री, राइट। सो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। एंगल NOQ कितना निकला हमारा 50 डिग्री, प्लस एंगल ONQ कितना निकाला है हमने, ONQ हमने निकाला है 90 डिग्री, प्लस एंगल OQN हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो यहाँ पर कितना आ गया, 90 प्लस 50 कितना हो गया 140। ये 140 दूसरी साइड पर जा करके इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 140 कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल OQN की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। सो फाइनल आंसर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब आप अपना आंसर क्या लिखेंगे, 40 डिग्री आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरली सिर्फ लिख देते हैं आंसर इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर हमें कंप्लीट मेंशन करना है, विच इज एंगल OQN इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, डन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। सो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर मानना है, उन्होंने हमें बोला है 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर मानना है। तो हमने क्या माना, लेट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। सबसे छोटा नंबर क्या होता है हमारे पास, 1000 होता है। नाउ उन्होंने क्या बोला है, सिंस दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303, दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 303
3 है एंड देयर HCF इज 101. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट HCF इज इक्वल टू 101. तो आपको पता है कि जो HCF होता है वो क्या करता है, दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है. जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 20 और एक नंबर है 25. 20 और 25, 20 का क्या होगा 5 × 4 और 25 का क्या होगा 5 × 5. तो इनका HCF क्या होगा, HCF होगा इन दोनों का 5. तो HCF जो है वो अपने नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो यही कंडीशन हमारी यहाँ पर भी होगी कि जो HCF होगा वो हमारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. तो ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं. क्या 101 जो है वो 1000 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. लेट्स 9 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 1s था 9, 0 एंड देन 9. तो यहाँ पे कितना आ गया 91. तो ये कंप्लीटली डिवाइड कब होती हमारी स्टेटमेंट इससे, जब मुझे यहाँ पर पूरा क्या मिलता 101. मीन्स अभी मेरे पास 91 रिमाइंडर आ रहा है. तो 101 में से अगर 91 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 10. मतलब अगर यहाँ पर मेरी वैल्यू 1000 होने की बजाय कितनी होती 1010 होती, मीन्स जो 1000 था उस 1000 के अंदर हमने ये डिफरेंस प्लस कर दिया तो कितना आ गया 1010. तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. तो 1 को अगर हम इससे डिवाइड करते तो 101, 1 से मल्टीप्लाई करते तो 101, यहाँ पर 0 और फिर एक और 0 हटाते तो 0 हमारे पास ये क्या कर देता है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता. मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर आया था ना 91, वो हमारी इस वैल्यू से कितना कम है कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. वो कितना है 10. वो हमने अपने गिवन नंबर में प्लस कर दिया तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 1010. सो आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, सिंस HCF डिवाइड्स कंप्लीटली द गिवन नंबर. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, गिवन नंबर thus the first number is equal to 1000 plus 10. और ये प्लस 10 क्यों किया हमने, ताकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे. ठीक है, एंड ऑल्सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या बोला है उन्होंने हमें, सेकेंड नंबर बोला है उन्होंने हमें कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 303. तो इस वैल्यू के अंदर अगर हम अपना डिफरेंस प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर आ जाएगा. ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने बोला तो डिफरेंस और हम कर रहे हैं प्लस. देखो अगर आप इस नंबर में से 303 को माइनस कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. लेकिन उन्होंने हमसे कितने डिजिट का नंबर बोला है, 4 डिजिट का. तो इसीलिए हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1313. देखो डिफरेंस तो अभी भी हमारे पास 303 ही रहने वाला है, चाहे हम इसको माइनस करें चाहे हम इसको प्लस करें. डिफरेंस तब भी दोनों नंबर्स में कितना रहेगा 303. लेकिन माइनस करने पे जो ये नंबर है, ये नंबर मेरा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. इसीलिए हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24. देखो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है एग्जैक्ट. सो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, cos A + 2B = 0. तो आप यहाँ पर भी अपना पेपर अटेंशन में यहाँ पर लिख लेंगे cos A + 2B = 0. हर क्वेश्चन पे आंसर नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे. राइट, सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, cos की वैल्यू 0 होती है हमारी cos 90 डिग्री. ठीक है, ब्रैकेट में आप अपना रीज़न लिखेंगे बिकॉज cos 90 डिग्री = 0. ठीक है, ये डिग्री है हमारी. राइट, तो यहाँ से जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड पर इक्वल होती है तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. सो दिस इम्प्लाइज A + 2B = 90. ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1. ऐसे ही दूसरा पार्ट सॉल्व कर लीजिए. cos B - A किसके इक्वल दिया है हमें, √3/2. तो यहाँ पे दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. cos B - A = √3/2 और √3/2 हमारी वैल्यू कहाँ पर होती है, cos की वैल्यू √3/2 होती है हमारी cos 30 डिग्री पर. ठीक है, फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इक्वल हैं तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, B - A किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 30 डिग्री के. यहाँ भी आप अपना ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे इस वाले स्टेप में बिकॉज cos 30 डिग्री = √3/2.
ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ऐसे ही ये जो अब आई है ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, राइट। अब आप सिंपल क्या करिए, अब आप अपना एलिमिनेशन मेथड लगाइए या फिर आप अपना सब्सटीट्यूशन मेथड लगाइए। मैं कर रही हूँ दोनों इक्वेशंस को ऐड, क्योंकि मुझे सबसे सिंपल लग रहा है यही काम करना। a + 2b = 90 डिग्री, और ये क्या है हमारे पास, -a + b = 30 डिग्री। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ये b इसके नीचे लिखा और a जो माइनस का था उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो हमारे पास 2b और b ऐड ऑन होके 3b बन गया। 90 + 30 डिग्री कितना आ गया, 120 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 डिग्री, क्योंकि ये 3 नीचे जा करके क्या हो जाने वाला है, डिवाइड होने वाला है। अब b की वैल्यू आ गई। आपको पता है जब आप एलिमिनेशन मेथड या कुछ भी मेथड यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करना ज़्यादा आसान है, वहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ी कम होंगी। तो क्या है इक्वेशन नंबर 2, b - a = 30 डिग्री। b कितना निकला हमारा, 40 - a = 30 डिग्री। सो ये a 30 जो है अगर इस तरफ आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 40 - 30 = a माइनस में है, राइट हैंड साइड जा करके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 40 - 30 कितना हो गया, 10 डिग्री = a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ना तो a की वैल्यू निकालनी है ना ही हमें b की वैल्यू निकालनी है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछी है cosec 2a + b। तो cosec की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, cosec 2a + b, आंसर कितना आ जाएगा, = cosec 2a। a कितना है, a है हमारे पास, कितना निकला है, a निकला है 10, तो 2 × 10 कितना हो गया, 20 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारे पास 40, तो ये कितना आ गया, 20 + 40 कितना हो गया, cosec 60 डिग्री। और cosec 60 कितना होता है, cosec 60 होता है 2/√3। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, पूरा आंसर क्या होगा, आंसर = आप क्या लिखेंगे, दैट आंसर = cosec 2a + b = 2/√3। ये होने वाला है आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने क्या बोला है, स्टेट दैट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स का, और रीज़न भी देना है। तो आप अपने क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन नंबर 24, और इसके हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा डिक्रीजेज। पहले इसको रफ में समझिए, उन्होंने क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है, देखो टैन थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सपोज इसकी वैल्यू 1 थी, अब नेक्स्ट टाइम साइन की वैल्यू 2 हो गई, अब नेक्स्ट टाइम साइन की वैल्यू 3 हो गई, अब नेक्स्ट टाइम साइन की वैल्यू 4 हो गई, अब नेक्स्ट टाइम साइन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, बढ़ती जा रही है साइन की वैल्यू। कॉस थीटा हमने सेम रखा है, क्योंकि उन्होंने कॉस थीटा का कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए उसको हमने सेम मानकर चले हैं। ठीक है, तो 1/2 कितना होता है, 0.5, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 1। 3/2 कितना होता है, 1/5। 4/2 कितना होता है, 2। 5/2 कितना होता है, 2.5। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैन थीटा की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जैसे जैसे साइन बढ़ेगा वैसे वैसे टैन हमारा डिक्रीज होगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। और फॉल्स में आप रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज टैन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। टैन थीटा भी क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कब होती है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमने जो पढ़ा है 0 से 90 के बीच में, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पढ़ी है हमने, 1 पढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा इज ऑल्सो मैक्सिमम। कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम। बट आपने क्या पढ़ा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उन्होंने कहा है कॉसेक थीटा की वैल्यू भी क्या होगी,
मैक्सिमम होगी। लेकिन ये आपको क्या दिख रहे हैं, दोनों रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब हमारी कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि मैक्सिमम होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, हमारी फॉल्स हो गई। अगर यही चीज़ मान लो यहाँ पर इस तरह से पूछी होती कि टैन थीटा के कॉन्सेप्ट में पूछी होती कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कि जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, तब हमारी ये स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू, क्योंकि ये क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, वही चीज़ अगर कॉस थीटा के साथ चली जाए तो कॉस थीटा में क्या होगा, जैसे जैसे कॉस थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे टैन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। राइट, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने क्या बोला है, दैट a 3.5 centimeter chord subtends an angle of 60 degree at the center of a circle। क्या बोला है उन्होंने, एक सर्कल है और एक कोड है जो कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, और इस कोड की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी, 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है दैट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की हमको लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो आपको थीटा तो उन्होंने बताया हुआ है, थीटा कितना है हमारा 360 डिग्री। अगर आपको इसकी रेडियस पता चल जाए तो आप पुट करके वैल्यूज ईजिली सारा कुछ निकाल सकते हो। तो देखते हैं कि रेडियस कैसे निकलेगी। अब हमारे पास क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं ए, बी और ओ। राइट, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं, और लेट अस सपोज वो क्या है, आर है। तो इसको आप आर को ब्रैकेट में से लेट करके लिख सकते हैं कि हमने इसकी डायमेंशन जो है वो आर लेट कर ली। तो आर लेट करने से हमारे पास क्या हो गया, आपको क्या दिख रहा है कि ओ ए बी ट्राइंगल कैसा बन गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ये। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स हमारी इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के सामने वाले एंगल, इस साइड के सामने वाला एंगल ये है, ये लेट अस सपोज कितना है, x है। ऐसे ही इसके सामने वाला एंगल क्या है हमारा, इसके सामने वाला एंगल भी हमारा क्या है, x है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दस लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू x। ठीक है, आपको पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना होता है ये सोचकर कि एग्जामिनर जो है उसको आपने एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके बताना है, जो भी आपने लेट किया। तो ये हमने लेट करके इसको बता दिया। नाउ अब आप क्या लिख सकते हैं, नाउ कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। दोबारा से हेडिंग लगाइए, लिखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा ओ ए बी, एक है हमारा ओ बी ए, और तीसरा एंगल क्या है हमारा ए ओ बी। इन तीनों का जो सम है वो कितना है हमारा 180 डिग्री। क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तीनों एंगल्स ले लिए मैंने, ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी। जिस भी पॉइंट पर एंगल है वो पॉइंट हमारा बीच में आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करिए। ओ ए बी और ओ बी ए कितना लेट किया है हमने, x प्लस ए ओ बी कितना है, ए ओ बी है हमारा 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 60 हमारा दूसरी साइड पर, राइट हैंड साइड पर जाकर के जब माइनस होगा 180 माइनस 60 तो कितना आएगा 120 डिग्री। सो ये 2 अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120/2, यानी कि कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। अब तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो ये यानी कि ये कैसा ट्राइंगल बन गया। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दस द ट्राइंगल ओ ए बी इज एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया एक। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो दैट मीन्स इसकी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब कि यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, सो दिस इम्प्लाइज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। मीन्स हमारे पास जो इसकी रेडियस है वो भी कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर आ गई। नाउ अब हमें क्या करना है, अब आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, नाउ लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब आप इजीली निकाल सकते हैं सारा कुछ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पेपर में लिखना कैसे है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपको पता है 60 डिग्री है, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई। पाई की वैल्यू उन्होंने कितनी बोली है, पाई बोला है उन्होंने 22/7 इंटू आर, और रेडियस कितनी निकल के आई है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, और साथ में आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइनल आंसर क्या लिखना है, फाइनल आंसर आपने लिखना है दैट लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू आएगी और साथ में सेंटीमीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया। ठीक है, आगे क्या बोला उन्होंने, ड्रॉ द रफ फिगर। रफ फिगर हमने बना दी, एंड शो यूअर स्टेप्स, और आपको अपने स्टेप्स भी पूरे प्रॉपरली जो हैं वो शो करने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके 25th के और वाले पार्ट पर। उसमें इन्होंने क्या बोला है, अ सेमी सर्कल MON इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर सेमी सर्कल। देखो ये MON एक सेमी सर्कल बनाया है, किसमें, एक और सेमी सर्कल में। रेडियस OL ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। जो ये लार्जर वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर। मतलब O जो है वो हमारा सेंटर है, और यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस इसकी है, और 6 सेंटीमीटर ही बढ़ेगी। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस ऊपर वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करते हैं। छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, देखो ये O सेंटर है हमारा बड़े वाले सर्कल का, इसकी रेडियस हमें पता है कितनी है, 6। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बड़े सर्कल को टच कर रही है, यानी कि ये बड़े सर्कल की ही रेडियस है, यानी कि ये भी कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर पर जो ये एंगल होता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा, 90 डिग्री का होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अब ध्यान से फिगर को देखो, शेडेड पार्ट में हमारे पास क्या है कि अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर का जो एरिया बन रहा है MON सेक्टर के एरिया में से, अगर हम MON ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, दैट एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट इज इक्वल टू, शेडेड सेगमेंट का एरिया किसके इक्वल है हमारा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर MON माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल MON। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, देन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल MON। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, ठीक है, तो अब आपको पता है थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 90। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 90/360 डिग्री। देखो यहाँ पर ना दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगा करके चलिएगा। ठीक है, या दिस इम्प्लाइज लगा लो या इक्वल्स टू लगा लो, राइट। सो 90/360 इंटू पाई, पाई के टर्म्स में ही निकालना है तो पाई ही रहने देंगे। आर रेडियस कितनी है, 6 इंटू 6 माइनस हाफ इंटू, क्योंकि हमारा ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये वाली साइड तो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा सा सीधा करके बना के देखें तो ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये एंगल 90 है। बाकी दोनों साइड्स कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी बेस भी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी हो गई इसकी, 6 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करिए, जो भी कैंसिल होता है, यहाँ से 4 आ गया, 2 2 इज द 4, 2 3 इज द 6, देन अगेन 2 3 इज द 6। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 3 इंटू 6 हो गया। ये दोबारा भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 3 बन गया हमारा 9 पाई माइनस 18। ठीक है, 9 पाई माइनस 18, और आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। और आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।
डन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ 6 रेज टू द पावर 4 8 स्क्वायर एंड k इज 12 रेज टू द पावर 4। देखो क्या लिखा है उन्होंने, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, बाद में स्टेप्स देखेंगे। एलसीएम किस किस का, 6 रेज टू द पावर 4 8 स्क्वायर और k का, इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 12 की पावर 4 है। ठीक है, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो k है वो पॉजिटिव नंबर होगा कोई। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, हमें k की सबसे छोटी वैल्यू निकाल के बतानी है। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने का जो मेन तरीका जो आपको 10th क्लास में आना चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है, वो क्या है, मैंने अपनी पिछली रियल नंबर्स की वीडियोज़ में भी आपको वो मेथड समझाया है। देखो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है 12, 4 और 6 का, राइट। तो 12 के सबसे पहले हम बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स, क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसके बने हैं, 12 के। और इसी को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकती हूँ। अब बात करते हैं 4 की, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2। अब 6 की बात करें अगर, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 मीन्स 6, और 2 की पावर कितनी बनेगी हमारी, 3 बनेगी। तो अब इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अब यहाँ पर है 2 की पावर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की, हाईएस्ट पावर है 2 की 3। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं, लेकिन इसके पास है, तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो गई, 1। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 8 इंटू 3 यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो गया, 24, राइट। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पावर्स की फॉर्म में पावर्स लेकर के एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसी पर ही बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 है पहला नंबर, तो 6 की पावर 4, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर भी 4 होगी और 3 की पावर भी क्या होगी, 4 रही होगी। ऐसे ही 8 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 2 मतलब 8 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब कहने का क्या हो गया, 2 की पावर 3 और रेज़ टू दी पावर 2, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। ऐसे ही अब k है, अब k का तो हमें पता ही नहीं क्या है। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं, इनका जो एलसीएम है ना, वो एलसीएम कितना है, 12 रेज़ टू दी पावर 4। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 इज़ द 4, 4 3 इज़ द 12, और इसकी पूरे की पावर कितनी है हमारी, 4 है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम इकट्ठा करें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 4, मतलब 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, राइट। इसी कॉन्सेप्ट पर ही बढ़ रहे, मैं सिर्फ पावर से इकट्ठी कर रही हूँ, प्राइम फैक्टर्स बना के पहले नंबर के और फिर उनकी पावर से इकट्ठी करें, क्योंकि पावर्स के फॉर्म में ही हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, डन हो गया। अब आप देख रहे हो कि एलसीएम में 2 की पावर कितनी आ रही है, 8 आ रही है। हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी पावर लेनी होती है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 4 2 की, यहाँ पे कितनी है, 6, तो 8 कहाँ से आई पावर एलसीएम में, क्योंकि वो हमारे इस थर्ड नंबर के पास पावर रही होगी, तभी तो यहाँ से लिया ना, हाईएस्ट पावर लेनी थी। ठीक है, तो 2 की पावर 8 हो गया। अब एलसीएम में एक और चीज़ आ रही है, 3 की पावर 4 आ रही है, तो 3 की पावर 4 तो हाईएस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 की पावर है वो 3 की पावर यहाँ पे हो भी सकती है, 3 की पावर 0 भी हो सकती है, 3 की पावर 1 भी, 2 भी, 3 भी और 3 की पावर 4 भी। ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी, जब 3 का कोई भी पावर यहाँ पर ना हो, तभी ये स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि 3 की पावर जैसे ही आएगी वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 3 की पावर ना होना यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, मीन्स के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 8, और 2 रेज़ टू द पावर 8 कितना होता है हमारा, 256। ठीक है, देखो सिंपल प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालना इस तरह से पेयरिंग करके जब हम निकालते होते थे, वो हमने क्लास 8th और क्लास 9th में सीखा हुआ है, लेकिन आपको क्लास 10th में जो प्राइम एलसीएम निकालने का मेथड आना चाहिए वो आना चाहिए पावर्स की फॉर्म में।
ठीक है, पावर्स से एलसीएम कैसे निकालते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। और अगर पेपर अटेम्पशन की बात है तो पेपर अटेम्पशन में भी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दैट सिंस एलसीएम इज इक्वल टू दिस मच एंड ऑल्सो 6 raised to the power 4 is equal to this and this, इस फॉर्म में आप अपना क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं यही सारे स्टेप्स लिख करके। और फाइनल आंसर आपका आंसर k इज इक्वल टू 256। और इससे भी बेटर होगा कि अगर आप ये चीज़ मेंशन करें दैट आंसर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 256, ये सबसे बेस्ट आंसर रहेगा लिखना, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। मैंने आपको बताया कि आपने चैप्टर को याद करना है, उसके कॉन्सेप्ट रिमाइंड करने हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद निकल जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है, इफ़ m एंड n आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इस पोलिनोमियल की हमको जीरोज दी हुई हैं। पोलिनोमियल की जीरोज में आपने और कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है पोलिनोमियल की जीरोज का हम सम निकालते हैं और उनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, उसके आगे उन्होंने आपसे आंसर पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको फिर अब कॉन्सेप्ट रिमाइंड करना है कि ठीक है पोलिनोमियल है और उसकी ज़ीरोज़ हैं, तो उसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमने, सिंस सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा यहाँ पे m प्लस n, या फिर फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ज़ीरोस निकालने का। तो यहाँ से चेकआउट करो b क्या बनेगा हमारा, देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। साइंस की गलती करनी है, अवॉइड करनी है हमें। b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -1, देखो ये माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस हमारा b का, और a की वैल्यू क्या बन रही है हमारी x² का कॉफिशिएंट, मतलब कितना हो गया 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया हमारा 1/3। एक चीज़ हमने ये पढ़ी हुई है। और क्या पढ़ा हुआ है, ज़ीरोज़ के चैप्टर में हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना पढ़ा हुआ है m × n, और फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब c कितना है, c है हमारा -2 डिवाइडेड बाय a कितना है, a है हमारा 3, तो ये प्रोडक्ट आ गया ज़ीरोज़ का, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने, नाउ अब आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें वैल्यू निकालनी है 1/m + 1/n की वैल्यू। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे, आपको पता है क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स हमेशा एलसीएम लेकर ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेकर के आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, क्योंकि अगर नहीं भी सॉल्व होगा तो भी आपको इतने सबका एक नंबर तो आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देन m + n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी निकली है 1/3, और mn कितना निकला है हमारा, m × n कितना निकाला है हमने -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना बच गया, सिंपल -1/2, ठीक है। देख के आपको लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन जब आपने कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट किया तो आंसर निकल गया। देन सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे उन्होंने, m² + n²। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, अब थोड़ा सा इसको रिमाइंड करने की कोशिश करिए कि क्या ये कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बन रहा है। देखो a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² + b² + 2ab, कुछ ऐसा बन रहा है, a² + b² + 2ab नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इस 2ab को, a और b की जगह हमारे पास क्या है, m और n है, तो हम क्या करते हैं, इस 2mn को प्लस कर देते हैं और इसी को हम माइनस कर देते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। पढ़ दिया, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखो m² + n² + 2mn, इन तीनों टर्म्स से हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं इन तीनों टर्म्स को, m + n का होल स्क्वायर -2mn, है ना ये फॉर्मूला a + b के होल स्क्वायर का, है ना। a और b की जगह हमारे पास क्या है, m और n है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। देखो m + n की वैल्यू कितनी है, 1/3 होल स्क्वायर -2 × m × n कितना है, m × n है हमारे पास -2/3, राइट। 1/3 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 1/9, और माइनस कितना बनेगा प्लस, तो 2 × 2 4, 4/3। सो अब इसका एलसीएम सॉल्व करिए तो आएगा 1 + 3 3 इज़ द 9 और 3 4 इज़ द 12, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 13/9, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। और लास्ट में अब आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप यही लिखेंगे जैसे इन्होंने यहाँ पर हमसे बोला है दैट वैल्यू ऑफ दिस इज़ इक्वल टू -1/2,
ठीक है, क्या लिखेंगे पूरा सेंटेंस, वैल्यू ऑफ 1/m प्लस 1/n इज इक्वल टू -1/2 एंड वैल्यू ऑफ, और क्या वैल्यू पूछी है उन्होंने हमसे, m² प्लस n² इज इक्वल टू 13/9। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें इन्होंने क्या बोला है, ग्राफ ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक ग्राफ दिया है इस लाइन का, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है ग्राफ पे, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट्स हमारी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप इस लाइन से, पूरी लाइन से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ऐसा कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी का, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 ना हो, क्योंकि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो यहाँ से आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ए की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करा, लेट अस सपोज मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, 9,10। तो हमने क्या किया, हमने क्या लिखना है यहाँ पे, सिंस 9,10 लाइज ऑन द गिवन लाइन, गिवन लाइन पर है हमारे पास। ठीक है, सो दिस एम्प्लाइज a इंटू 9, एक्स की जगह पे पुट कर दिया 9, y की जगह पे क्या पुट कर दिया 10। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 9a इज इक्वल टू 8 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2/9। 8 में से 10 माइनस किया तो माइनस का 2 आएगा, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इसके साथ जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2/9 आ गई। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सो दिस इम्प्लाइज ax प्लस by इज इक्वल टू 8 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, -2/9 इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए एलसीएम लेकर के, ताकि आपके आगे की कैलकुलेशन आसान हो जाए। 9 एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बच गया, -2x प्लस 9y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये 9 इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, -2x प्लस 9y, 9 इंटू 8 कितना हो गया, 72। अब एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आपको दी हुई है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने निकालना है, आपको निकालना आता है, चाहे तो आप इसका ग्राफिकल मेथड से निकालिए, चाहे आप इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, चाहे आप इसका एलिमिनेशन मेथड से निकालिए। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, दोनों इक्वेशंस को बस आपने अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में उन्होंने क्या बोला है, अनुज एंड सफिना स्टार्टेड अ न्यू गेम जोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 गेम्स। इन दोनों ने 2 गेम्स का जोन स्टार्ट किया। कौन कौन सी गेम्स है, शूटिंग और बॉलिंग की गेम्स। दे रिलीज द फॉलोइंग रेट्स अक्रॉस टू द कस्टमर्स को उन्होंने ये रेट्स दिए कि अगर आप 16 राउंड खेलते हैं, मतलब आप एक ही राउंड खेलते हैं अगर बॉलिंग का, तो प्राइस कितना होगा 60। एक ही राउंड खेलते हैं शूटिंग का तो प्राइस होगा 75। कॉम्बो खेलते हैं मतलब 3 राउंड शूटिंग के और 2 राउंड्स बॉलिंग के तो प्राइस कितना होगा 285। ऐसे ही 4 राउंड शूटिंग के और 5 राउंड इसके तो प्राइस कितना होगा 485। तो हमसे उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच मोर इज द प्राइस फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन सोलो। सोलो में बॉलिंग का जो प्राइस है वो कितना है 60 है, वो कितना ज़्यादा है विद देन द कॉम्बो पैक्स। कॉम्बो पैक्स में से ये कितना ज़्यादा है, बॉलिंग का प्राइस बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस दिया ये कंबाइंड प्राइस दिया शूटिंग और बॉलिंग दोनों का। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट अस सपोज कि जो बॉलिंग का प्राइस है वो हमारा कितना है x है, और जो शूटिंग का प्राइस है वो कितना है हमारा, लेट बॉलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹x और शूटिंग का जो प्राइस है वो कितना है, लेट अस सपोज हमारा y है, या फिर उल्टा मान लेते हैं, उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमारी स्टेटमेंट थोड़ी सी सीधी बन जाएगी। राइट, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, एक राउंड का प्राइस अगर x रुपीज़ है तो 3 राउंड्स का प्राइस कितना होगा शूटिंग का, 3 राउंड्स का प्राइस होगा 3x प्लस ऐसे ही 2 राउंड्स बॉलिंग का प्राइस कितना हो जाएगा 2y, दिस इज इक्वल टू 285। डन। ऐसे ही सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ शूटिंग का प्राइस कितना है 4x हो जाएगा, एक राउंड का x माना है तो 4 राउंड्स का कितना होगा 4x। यहाँ पे भी एक राउंड का प्राइस y रुपीज़ है तो 5 राउंड्स का प्राइस कितना हो जाएगा 5y, दिस इज इक्वल टू 485।
ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। जो भी मेथड आपको सबसे आसान लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सपोज अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सो एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या कहता है, दैट बाय एलिमिनेशन मेथड हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे किसी एक वेरिएबल के। तो इसके इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, और सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए, फर्स्ट को अगर आप 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x प्लस 4 2s द 8y, दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 5s द 20 कैरी 2, 4 8s द 32, 32 प्लस 2 34 कैरी 3, 4 2s द 8, 8 प्लस 3 इज 11। ठीक है, सो आई होप ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4s द 12 प्लस 3 5s द 15, दिस इज इक्वल टू, इस पूरी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5s द 15 कैरी 1, 3 8s द 24, 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 4s द 12, 12 प्लस 2 इज 14। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको आप फिर से नाम दे दीजिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4, कि आप इस इक्वेशन में से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख के नहीं दिखा रही हूँ, बट आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपने यहाँ पे ऐसे माइनस करके दोबारा से लिखनी है ये इक्वेशंस एज इट इज़ यहाँ पर, और इनको क्या करना है, माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 और 8, देखो नया साइन किसका है, माइनस का, तो यानी कि दोनों इक्वेशंस को क्या करना है मुझे, माइनस। 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7y, और 7y किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का 7y इज इक्वल टू, अब इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो करके देख लीजिए कितना आएगा, 1455 में से क्या माइनस करना है, 1145 1 3, तो कितना आ गया 315, और किसका आया 315, माइनस का, क्योंकि नया साइन किसका है हमारा, माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 315 डिवाइडेड बाय 7, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45 रुपीज़ 45 आ गई। अब आपको शूटिंग की x की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ हमसे बॉलिंग के प्राइस की बात की है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आया, ये y क्या था हमारा, 1 राउंड का प्राइस था, तो कॉम्बो पैक में 1 राउंड बॉलिंग का प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 45, और यहाँ पर कितना है हमारे पास 16 राउंड में 60 रुपीज़। सो आप क्या लिख देंगे, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर लाइन लिख देंगे दैट, सो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, दैट डिफरेंस बिटवीन 1 राउंड ऑफ बॉलिंग for solo pack then the combo pack, solo pack then the combo pack is equal to, उसका कितना है हमारे पास, सोलो का कितना है 60 और कॉम्बो का कितना निकाला है हमने 45, तो 60 माइनस 45 कितना आंसर आ गया हमारे पास, ₹15। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, फॉर 1 राउंड ऑफ बॉलिंग इन सोलो पैक इज 15 रुपीज़, is ₹15 more than its price in combo pack, as it is ये वाली लाइन। ठीक है, वैसे तो जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हम x की वैल्यू भी निकालते हैं, y की भी निकालते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, शूटिंग का आंसर पूछा ही नहीं है, तो निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होता, एक और पार्ट मेंशन कर देते शूटिंग के लिए भी, तब आपको पता है कि y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की निकाल कर और वहाँ से उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, शोन बिलो इज अ सर्कल एंड 2 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स आर देयर। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर हमारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं। सो स्क्वायर्स बने हुए हैं, देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एस टी एस यू एंड यू टी। देखो एस टी, ये एस टी, एस यू कौन सी है, स्क्वायर की ये दूसरी साइड, और यू टी क्या है, ये भी स्क्वायर की साइड है, और एस टी क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, ये सारी क्या है, टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये सर्कल पर हमारे पास
टेंजेंट्स बनी हुई हैं। देन उन्होंने बोला है साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज़ 10 सेंटीमीटर। देखो अगर ये हमारे पास जो साइड लेंथ है, हर एक स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है हमारी टोटल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की हमने रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस कितनी है ये NV, और NV और WU अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों हमारे सेम डिस्टेंस है। लेट अस सपोज जो हमारी रेडियस है सर्कल की वो कितनी है R है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 29। तो आपने क्या लेट किया है क्वेश्चन में, रेडियस। लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमने रेडियस सेलेक्ट करी है तो हमें उनको ये सबसे पहले ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि हमने रेडियस सेलेक्ट किया। अब अगर आप अपना ट्राइंगल देखोगे ध्यान से, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल SUT ट्राइंगल, SUT ट्राइंगल में ये एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो देखो SU कितनी आ रही है 10 + 10 20 बन रही है, और UT कितना है, UT है हमारा 10 सेंटीमीटर। देखो कुछ इस टाइप से फिगर बन रही है हमारे पास। ये हमारा है S, ये है U और ये कितना है T। ये बन रही है 20 सेंटीमीटर और ये बन रही है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मीन्स ST स्क्वायर इज इक्वल टू SU स्क्वायर प्लस UT स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो पुट करिए और निकालिए। ST कितना है, ST हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख देते हैं। SU कितना है, SU है हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस UT कितना है, UT है हमारे पास 10 का स्क्वायर। सो ये कितना आ गया 400 प्लस 100, मीन्स SU स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 500 स्क्वायर, ST स्क्वायर 500 स्क्वायर आ गया। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 10√5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया ST। लेकिन हमें ST नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब हम इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो SY और SW दोनों टेंजेंट्स हैं, एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स बन रही हैं दोनों, तो यानी कि दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, राइट। तो हम SY की लेंथ तो हम निकाल नहीं सकते। सो हमने क्या रिजल्ट निकाला, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज SW एंड SY आर टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम कॉमन पॉइंट S, फ्रॉम कॉमन पॉइंट S। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से SW किसके बराबर हो जाएगा, हमारा SY के बराबर। अब अगर आप अपनी फिगर को दोबारा से देखो एक बार ध्यान से, देखो ये पूरी हमारी 20 है। ठीक है, 20 में से अगर मैं ये R माइनस कर दूँ तो मुझे ये बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है मेरा SW 20 माइनस R। ध्यान से देखो फिगर को, ये पूरी हमारी 20 है। ठीक है, 20 में से अगर मैंने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये मेरा क्या बच गया, 20 माइनस R बच गया। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इतना पार्ट हमें पता है R है और ये टोटल हमारा कितना है 20 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 20 माइनस R हो जाएगा, राइट। तो इसी की जगह पे SW की जगह पे यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ 20 माइनस R इज इक्वल टू SY, राइट। तो SY की वैल्यू आ गई 20 माइनस R। इसी तरह से अब एक और पॉइंट देखते हैं, जो ये T पॉइंट है हमारा। T पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है वो कौन सी है, TY और TU। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं सिमिलरली TY इज इक्वल टू TU। क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसका रीज़न क्या है कि दोनों ये हमारी सेम पॉइंट से बन रही है। ठीक है, अब इसकी भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। देखो ये टोटल हमारी 10 है, राइट। इसमें से जो इतना पार्ट बन रहा है U तक, ये क्या है, हमारी सर्कल की रेडियस है, राइट। ये सर्कल की रेडियस है ना कंप्लीट। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया हमारा, ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, ये कितना है हमारा 10 माइनस R। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया
टी वाई इज इक्वल टू टी यू कितनी है हमारे पास 10 माइनस आर, राइट। इक्वेशन नंबर मेंशन कर दीजिए, सपोज इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, 1 + 2 कर दें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो एस वाई में अगर हम वाई टी को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एस वाई प्लस वाई टी इज इक्वल टू, ये कितना है 20 माइनस आर प्लस ये कितना है 10 माइनस आर, तो 20 + 10 कितना हो गया 30 माइनस 2 आर। और इधर से एस वाई और वाई टी जो है टोटल कितनी बन गई है, ये बन गई हमारी एस टी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो और वही एस टी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10√5, यहाँ पर आप एस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10√5 इज इक्वल टू 30 माइनस 2 आर, ठीक है। अब इसी पार्ट को थोड़ा सा अगर हम आगे सॉल्व करें, यही बनी है, ये 2r इधर माइनस में है, इस तरफ जाकर के किसका होने वाला है प्लस का, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 10√5, क्योंकि ये इधर प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पर जो 2 है, ये 2 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आकर के ये क्या होने वाला है, पूरी स्टेटमेंट के साथ डिवाइड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बस अब आपके पास आंसर आ गया। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये आंसर क्या बन जाएगा आपका, दैट दिस इज इक्वल टू 2 को इससे करेंगे तो 15 माइनस और 2 को 10 से करेंगे तो 5√5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 15 माइनस √5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम सो देखो अब 29th क्वेश्चन का आपका और पार्ट देखो, इसमें आपको बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आपको फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना है, ठीक है। देखो इन द फिगर बिलो एम एंड एन आर द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स, तो सेमी सर्कल्स का सेंटर है जिनकी रेडियस कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो, ओ है, तो ये कितना है 9 और ये कितना है हमारा 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बस आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि आपको रेडियस दिया ना, तो आप रेडियस के कॉन्सेप्ट से ही क्या करिए, जहाँ से भी आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। तो यहाँ से और रेडियस कहाँ से निकाल सकते हो, कितनी रेडियस निकाल सकते हो, देखो एम से पी तक ये कितनी हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे सर्कल की है। इसी तरह से एन से क्यू तक ये बड़े सर्कल की रेडियस होगी, तो यानी कि ये कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें रेडियस उसने बताया था, तो हमने सारी रेडियस निकाल ली पहले। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द लेंथ पी क्यू। अब ये पी क्यू लेंथ पूछी है हमसे। अब पी क्यू तो देखो सर्कल के बाहर है, बाहर वाली हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल हम एक और लाइन और इसी की ही लेंथ की हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज़ माई ए पॉइंट। तो जितनी हमारी ये ए एम होगी उतनी ही हमारी क्या होगी पी क्यू। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, लेट ड्रॉ ए एम पैरेलल टू पी क्यू एंड ए एम इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। अगर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी तो क्या बन गया, पी क्यू ए एम हमारा क्या बन गया, एक पी क्यू ए एम हमारा एक क्या बन गया, पी क्यू एम इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है हमारा, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, दैट पी एम विल बी इक्वल टू क्या हुए, ठीक है, पी एम विल बी इक्वल टू क्या हुए, विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये देखो ना, यहाँ से ये जितना पी एम है उतना ही हमारा क्या है, क्या हुए है। तो ये क्या हुए हमारा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये दोनों रेडियस हमारी इक्वल है, राइट। सो नाउ अब आप क्या लिख सकते हो, दैट देखो इतना पार्ट हमारा निकल चुका है, कितना 9 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये छोटे वाला पार्ट निकाल सकते हो, क्या होगी इसकी वैल्यू बताओ, टोटल 16 है, 16 में से जब इतना पार्ट ऊपर वाला पार्ट माइनस करेंगे तो नीचे वाला पार्ट कितना रह जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, दैट ए एन इज इक्वल टू क्यू एन माइनस क्या हुए, विच इज़ इक्वल टू क्यू एन कितनी है, क्यू एन है हमारी 16 माइनस क्यू ए कितनी है हमारी है, ये है हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल्सो अब देखो, अब और कुछ देखो, हमें बेसिकली इस लाइन पर फोकस रखना है अपना कि ये कहाँ से निकल सकती है। देखो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ हमारी कहाँ से निकल सकती है, एक तो इस स्क्वायर से निकल सकती है,
लेकिन स्क्वायर से हमें ये वाली साइड तो फाइंड आउट करनी है, ये तो नहीं हो सकता। और कौन सी फिगर बन रही है यहाँ पे, एक ट्राइंगल की फिगर बन रही है। इस ट्राइंगल की फिगर को अगर आप एक बार बाहर ड्रॉ करके देखोगे तो ये कैसी बन रही है, देखो ये ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है और ये हमारा एन पॉइंट है। तो ये ए एन जो है, ये ए एन हमने निकाल ली 7 सेंटीमीटर, और जो ये एम एन है, एम एन आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 25 सेंटीमीटर। जो एंगल है, एंगल ए हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, राइट। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज कौन सी बन जाएगी, 90 के सामने वाली साइड मीन्स एम एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज की जगह एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा ए एन स्क्वायर प्लस, अब जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड जो आपको दिख रही है हाइपोटेन्यूज, बट एक्चुअली ये क्या है, हमारी बेस है, क्योंकि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल कितने का है हमारा 90 डिग्री का। सो यहाँ पर एम एन की जगह पे हमने क्या पुट कर दी वैल्यू 25 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए एन कितना है 7 स्क्वायर प्लस ए एम होल स्क्वायर, राइट। बस सॉल्व कर दीजिए। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए एम होल स्क्वायर। सो ये कितना बन गया हमारे पास, इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 576 इज इक्वल टू ए एम होल स्क्वायर, एंड देन रूट सॉल्व करेंगे तो ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछी है पी क्यू की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, 10 पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और फाइनल आंसर आप अपना कैसे लिखेंगे, दैट आंसर लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आपको देख के पता चल रहा है ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा सा आपको क्या सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4 है, लेकिन हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों नंबर्स की पावर क्या हो हमारी 2 हो तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला यूज़ करके। तो इसको भी ना हम ऐसे ही लिख देते हैं कुछ इस तरह से, देखो cos स्क्वायर एक्स इसकी पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स का क्या वैल्यू होती है, tan एक्स होता है हमारा sin एक्स बाय cos एक्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन गया, इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले पेपर में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट, और उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहने का क्या हुआ कि ये वैल्यू ए की है और ये वैल्यू हमारी बी की है। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, ए की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए कितना है, ए है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी है हमारा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, इसका अगर अब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे नीचे वाले पार्ट का, तो एलसीएम कितना आएगा cos x, और यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास cos x माइनस साइन x, ठीक है जी। अब आपको पता है, देखो अब ये फिर से हमारा यही फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो क्या है ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ध्यान से देखो स्क्वायर तो इनके साथ भी लगा हुआ है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी cos एक्स और बी की वैल्यू क्या होगी हमारी साइन एक्स। तो पुट कर दो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू cos एक्स प्लस साइन एक्स। जो ये वाला फॉर्मूला था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो किसके बराबर है, एक बार दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया, एक बार दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। अब उसके बाद जो ये है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है हमारा 1 होता है, ये आपको सबको पता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है cos एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स, ठीक है जी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, ये पार्ट अब हमारा ऊपर जा कर के रेसिप्रोकल होने वाला है। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, cos x हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो ये नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर, ये cos x डिनोमिनेटर में है ना, जो ऊपर जाकर के किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में। ये हमारी cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनल आंसर क्या बच गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आ गया, cos x इंटू cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है जी। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। अब आपने अपने पेपर में ये सारा काम नेक्स्ट लाइन में करना है, हेडिंग लगानी है राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे अब क्या है, आपके पास स्टेटमेंट है cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स इंटू कॉस सेकेंड एक्स, राइट। ठीक है, तो अब सॉल्व करो, क्या बन रहा है, cot x की जगह पे क्या लिख सकते हो, cot x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x बाय साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड x की जगह क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos x इंटू कॉसिक x की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन x। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में ट्राई करा कीजिए कि जितने भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, उनको सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपके क्या दिख रहा है, ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेके, तो ले लो एलसीएम, साइन एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जब आप एलसीएम सॉल्व करोगे डिवाइड बाय, यहाँ पे फिर से इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई होके 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ नीचे एलसीएम मत लेने लग जाना, क्योंकि नीचे क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन। जब भी कोई साइन नहीं होता नंबर्स के बीच में, तो यानी कि वो किसका साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। सो देन साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया, और ये जो cos x है, ये cos x ऊपर जाकर के रेसिप्रोकल होगा, तो इस वाली टर्म के साथ हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव कर दी। देन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि उसने आपसे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को हैंस प्रूव्ड, राइट। सो फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में उन्होंने क्या बोला है, अ स्क्वायर डार्टबोर्ड हैज सेक्शंस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12 एज शोन। एक स्क्वायर डार्टबोर्ड है, इसमें नंबर्स हैं 1 to 12 तक, राइट। प्लेयर्स हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन एंड थ्रो अ डार्ट। प्लेयर्स पहले क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि मेरा डाई थ्रो करने के बाद नंबर 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद वो उस डार्ट को थ्रो करेंगे, राइट। वो कब जीतेंगे, दे विल विन इफ देयर डार्ट लैंड्स ऑन द सेक्शन दे प्रेडिक्ट। मतलब कहने का, सपोज करो उसने डार्ट को थ्रो करने से पहले बोला कि नंबर मेरे पास 3 आएगा, और जब डार्ट को थ्रो किया तो नंबर आया भी क्या, 3 ही आया। मतलब कि जो डार्ट है हमारा वो 3 नंबर पर ही फॉल हुआ, कहीं और इस पूरे एरिया में फॉल नहीं हुआ। आर्या सेज माई डार्ट विल लैंड ऑन अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, मेरा डार्ट जो है वो किस पे फॉल करेगा, कंपोजिट नंबर पर फॉल करेगा। अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखोगे अगर फिगर को, तो इन्होंने क्या किया है, इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इसके अंदर स्क्वायर बनाया हुआ और एक हमारे पास ये बाहर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम भी अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, देखो जितना ये अकेला 9 है, अगर आप इस बाकी सारी फिगर को 1 मिनट के लिए भूल जाओ तो आपको क्या दिख रहा है, जितना एरिया ये 9 कवर अप कर रहा है उतना ही एरिया ये 1 और 2 कवर कर रहे हैं। बीच में एक लाइन लगी हुई है, देखो यहाँ पे कैसे बना हुआ है, एक ये स्क्वायर बना हुआ है, बीच में इस स्क्वायर के 2 पार्टीशन किए हुए हैं। यहाँ पर अकेला 9 है और यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं। तो जितना ये 2 नंबर्स एरिया ले रहे हैं उतना हमारा अकेला 9 एरिया कवर अप कर रहा है। तो यानी कि हम भी अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बाहर वाले नंबर्स हैं सारे। और दूसरे पार्ट में कौन से नंबर्स हैं, ये अंदर वाले, मीन्स 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो हम भी अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 2 बार करके निकालेंगे। अब उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, कंपोजिट नंबर की। अब देख लो इस पहले वाले पार्ट में कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो 4 है, एक 6 है, एक 8। तो टोटल कितने हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए, 4 6 और 8। टोटल कंपोजिट नंबर्स कितने हो गए, 3। और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर है हमारे पास 8। ठीक है, 3/8। लेकिन जो ये 3/8 है, ये इस पूरे डार्ट बोर्ड का कितना एरिया कवर अप कर रहा है, हाफ एरिया। क्योंकि हाफ एरिया तो 9 10 11 12 में लिया हुआ है और हाफ एरिया बाकी नंबर्स ने। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी इसकी, डार्ट के थ्रो होने की, मीन्स वो हाफ एरिया में थ्रो होगा, तभी तो हमारे चांस होंगे विन होने के।
ठीक है, तो इसलिए इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर अब आप कंपोजिट नंबर्स देखोगे 9, 10 और 12, ये तीनों भी क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो 3 टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 4। फिर से इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी हमारा टोटल डार्टबोर्ड का हाफ एरिया कवर अप कर रहा है, तो ये भी कितना हो गया 3/8। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आर्यन की फाइनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/16 प्लस 3/8। तो इसको आप जब एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 8 2 16 और 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया 9/16, राइट। इसी तरह से अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बोला है उन्होंने, बशीर सेज माई डैड विल लैंड ऑन एन इवन नंबर पर लैंड होगा। तो अब देखो इवन नंबर्स कौन से हैं, 2, 4, 6 और 8। टोटल कितने इवन नंबर्स हैं हमारे पास इसमें, 4, और टोटल कितने हैं 8। तो 4/8, और इसको क्या करेंगे हम, हाफ एरिया से अपने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इवन नंबर्स कितने हैं, सिर्फ 2 इवन नंबर्स हैं। और टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर्स हैं हमारे पास 4। वही इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे क्या बोला है, माई डैड विल लैंड ऑन अ फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि वो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो 1 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। ये सारे नंबर्स जो हैं वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से देख लो कि जो ये पहले नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 6, ये पांचों नंबर्स हमारे इस पहले वाले सेक्शन से आएंगे। तो यानी कि पहले वाले सेक्शन से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस इसी तरह से अब ये 12 है, ये 12 हमारा लास्ट एक ही है। तो इस वाले पार्ट से प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि डार्ट बोर्ड को उन्होंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। दोनों सेक्शंस हाफ एरिया कवर अप करें। ये एक अगर ये स्क्वायर एक अलग निकाल के आप देखोगे ध्यान से, ये हाफ पार्ट, ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये हाफ पार्ट है। एक पार्ट में 9 है और एक पार्ट में ये दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, डन। एक तो उन्होंने क्या पूछा था, सबकी प्रोबेबिलिटी। देन उन्होंने पूछा है एंड डिटरमाइन हु हैज़ द हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग। हाईएस्ट चांस किसके होंगे विन होने के, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी जब हमने निकाली तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी हमारे पास, 9/16। ठीक है, ऐसे ही जब आप यहाँ से इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया 1/4 और ये क्या बन गया 1/4। 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा, सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा ये थर्ड पार्ट है 12 फैक्टर वाला, इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करो 5/16 प्लस 1/8। तो आंसर आ गया एलसीएम लेकर के 16, 5 + 2 यानी कि कितना आ गया 7/16। तो आप देख लो कौन सी हमारी बड़ी है। देखो ये तो 9/16 है, ये 7/16 है। यहाँ तो आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है तो 9/16 हमारा बड़ा ही होगा। ठीक है, 9/16 को अगर वैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 9/16 को, तो आपके पास समथिंग आंसर आएगा 0.56 और ये वैल्यू आगे आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन जो ये 1/2 है, ये 1/2 कितना है 0.5, तो बड़ी कौन सी होगी 0.56। तो आप आर्या हैज़ द हाईएस्ट चांस ऑफ विनिंग। ठीक है, डन। बाकी के जो सेक्शन डी और सेक्शन ई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।